हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ब्लैक विडो मूवी। ये मूवी स्कारलेट जॉनसन की फाइनल एक्शन मूवी होगी उनके कैरेक्टर ब्लैक विडो के अंदर, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं ब्लैक विडो कैरेक्टर एवेंजर्स एंड गेम के अंदर मर चुकी है। तो इसलिए मार्वल वालों ने उनके लिए एक मूवी डेडिकेट की है जिसका नाम है ब्लैक विडो। आज मैं आपको इस मूवी का फुल हिंदी में एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है ओहायो 1995 से, जहाँ पर हम देखते हैं एक छोटी सी बच्ची एलिना अपनी बड़ी बहन नताशा के साथ खेल रही होती। तो खेलते खेलते वहाँ पे एलिना को चोट लग जाती है और बहुत ही रोने लगती है। और तभी वहाँ पे उनकी मॉम आती है जिनका नाम होता है मेलिना। वो एलिना को समझाती हैं कि जितना तुम गिरोगी, जितना तुम्हें चोट लगेगा, तुम उतनी ज़्यादा स्ट्रांग बनोगी। और यहाँ पे हमें एक और बात पता चलती है कि एक्चुअल में जो उनके पेरेंट्स हैं एलेक्सी और मेलिना, वो उनके असली में पेरेंट्स नहीं हैं, वो उनके सरोगेट पेरेंट्स हैं। वहाँ पे हमें एक और बात पता चलती है कि एलेक्सी कैप्टन अमेरिका सॉर्ट ऑफ टाइप इंसान है रसिया का। जैसे कि कैप्टन अमेरिका का है, वैसे ही यहाँ पे इसे रेड गार्डियन कहते हैं। उसी समय हम देखते हैं कि एलेक्सी थोड़ा परेशान है। वो मेलिना से कहता है कि अब वक्त आ गया है, हमारे पास सिर्फ एक ही घंटा है। अभी वहाँ पे जल्दबाजी शुरू हो जाती है। वो अपना सारा सामान पैक करके एक अबैंडन्ड एयरपोर्ट पे पहुँच जाते हैं। वहाँ पे उन्हें एक एरोप्लेन मिलता है जिसकी मदद से वो किसी और जगह जाने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है और वहाँ पे उनके ऊपर अटैक करने लगती है। तभी मेलिना को वहाँ पे एक गोली लग जाती है, लेकिन वो किसी तरह से मैनेज कर लेते हैं और प्लेन को उड़ाने में। वहीं पे वो लोग प्लेन में बैठकर एक अननोन जगह जाते हैं जिसका नाम होता है क्यूबा। अब होता क्या है कि मेलिना को गोली लगी हुई होती है, तो इसलिए वहाँ पे उसे फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है। एंड वहाँ पे रेड गार्डियन एलेक्सी अपने पुराने फॉर्मर मेंबर से मिलता है और उससे पूछता है कि मुझे मेरा सूट कब मिलेगा, मैं बहुत टाइम से उसमें वापस जाना चाहता हूँ, मुझे 3 साल हो चुके हैं और आज के बाद कभी मुझे अंडर कवर वर्क पे मत भेजना। और वहाँ पे एलेक्सी अपने पुराने फॉरवर्ड मेंबर को एक फ्लॉपी डिस्क भी देता है। अब हमें यहाँ पे नहीं पता कि उस फ्लॉपी डिस्क में क्या है। तभी होता क्या है, वहाँ पे नताशा को और येलेना को कुछ सोल्जर अपने साथ लेके चले जाते हैं कहीं पे। उन्हें बेसिकली ले जा रहे होते हैं रेड रूम ट्रेनिंग के लिए। और जब रेड रूम ट्रेनिंग शुरू हो तो वहाँ पे नताशा और येलेना आपस में बिछड़ जाते हैं। जाने से पहले नताशा उसे एक फ़ोटो दे देती है उन दोनों के बचपन की, जिसमें येलेना और नताशा एक साथ हैं उस फोटो में। और वहाँ से नताशा और येलेना की रेड रूम ट्रेनिंग शुरू होती है। अब वहाँ से हम देखते हैं कि 21 साल बीत चुके हैं और ये टाइम होता है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के बाद का, क्योंकि ब्लैक विडो कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में सोकोगिया अकॉर्ड के खिलाफ गई थी। वहाँ पे यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रॉस उसके पीछे पड़ा हुआ है। वो उसे फ़ोन पे कुछ कहता है कि तुम आके सरेंडर कर दो खुद। और वहाँ पे वो ये भी कहती है कि तुम खुद को एम्बेरस मत करो, तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। वहाँ पे हम देखते हैं कि जनरल रॉस जब अलाउ करते हैं अपने आर्मी को नताशा रोमानोफ को पकड़ने के लिए, तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि नताशा रोमानोफ वहाँ पे उस बिल्डिंग में कभी थी ही नहीं। उन्होंने आर्मी को फूल बना दिया था। वहाँ पे वो दूसरा ट्रैकर लगा दी होती है जिसकी वजह से आर्मी उसे ट्रेस नहीं कर पाती और उसे गलत लोकेशन मिल जाती है आर्मी को। असल में नताशा कहीं और नॉर्वे में थी। आगे हम देखते हैं कि येलेना मोरक्को में रेड रूम ट्रेनिंग के बाद यहाँ पे गलती से एक ब्लैक विडो को मार डालती है, जो कि पहले ब्लैक विडो में काम किया करती थी। जब उसे मार रही होती है तो मरने से पहले वो ब्लैक विडो एक रेड डस्ट का इस्तेमाल करती है। जैसे ही वो रेड डस्ट येलेना की आंखों में जाता है, वो वापस से होश में आ जाती है और उसे समझ में आता है कि ये रेड रूम ने सारे ब्लैक विडोज़ को कंट्रोल कर रखा था। और वो मरने से पहले कहती है कि बाकी जितनी भी ब्लैक विडो है जो कि रेड रूम ट्रेनिंग में फंसी हुई हैं, उनकी जाके मदद करो। और फिर येलेना वहाँ से अपने पैर में से ट्रैकर निकालती है और वहाँ से रेड डस्ट वाली चीज़ को लेके वहाँ से भाग जाती है। ऑन द अदर हैंड वहाँ पे नताशा रोमानोफ कॉन्टैक्ट से जाके मिलती है जिसका नाम होता है रिक मेजर। और आगे हम देखते हैं कि ड्रेकॉफ जो कि रेड रूम का हेड है, उसने अपना टास्क मास्टर स्टार्ट कर दिया और उसको ऑर्डर्स देने शुरू कर दिए हैं। और उसी के साथ टास्क मास्टर बहुत लोग की एक्शन सीन्स को कॉपी कर सकता है। आगे हम देखते हैं कि नताशा अपने दोस्त रिक से जब मिलती है तो वो रिक उसे बहुत सारी चीज़ें देता है, जैसे कि उसे आइडेंटिटी देता है और बहुत सी ज़रूरत की चीज़ें देता है जिसका यूज़ करके वो यहाँ पे सेफली रह सकती है। और उसे वहाँ पे एक कैरावान की चाबी भी सौंप के चला जाता है। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि नताशा के पास एक पार्सल भी आया होता है। जब वो रिक से पूछती है कि पार्सल कहाँ से आया है, तो वो उसे कहता है ये विडो बेस से आया है। और उसमें वही चीज़ होती है जो कि होता है रेड डस्ट, यानी कि एंटीडोट, जो कि येलेना ने भेजा होता है नताशा के लिए। तो रात के समय में जब नताशा का कैरवान का फ्यूल खत्म हो जाता है तो गाड़ी में जाती है फ्यूल लेने के लिए, लेकिन तभी उसके गाड़ी में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वहाँ पे टास्क मास्टर आ जाता है। टास्क मास्टर बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा क्विक है और उसके बाद एक शील्ड भी है। नताशा जैसे जैसे उस पर अटैक कर रही थी वैसे वैसे उसके एक्शन सीन्स कॉपी करता जा रहा था। नताशा के लिए बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था उससे फाइट करना। दोनों के बीच में बहुत ही तगड़ी लड़ाई हुई। नताशा ये समझती है कि टास्क मास्टर दरअसल उसके पीछे नहीं आया है, वो असल में रेड डस्ट के पीछे आया है। लेकिन नताशा कैसे भी करके उस रेड डस्ट को लेके वहाँ से भाग जाती है। और जब वो एंटीडोट खोल के देखती है तो उसमें उसे वही फ़ोटो मिलती है कि नताशा ने बिछड़ने से पहले येलेना को दिया हुआ था। तो वो समझ जाती है ये उसकी बहन नहीं भेजी है। आगे नताशा पहुँचती है विडो बेस,
जहाँ पे नताशा और येलेना में थोड़ी सी लड़ाई होती है। बट खैर उस लड़ाई में ऐसा कुछ महत्व नहीं था, वो एक तरह से फ्रेंडली लड़ाई थी, पहली बार मिलने की। आई थिंक सॉर्ट ऑफ फ्रेंडली लड़ाई हुई थी। वो दोनों आपस में काफ़ी बात करते हैं और वहाँ पे नताशा को ये भी पता चलता है कि रेड रूम जो था वो अभी भी एक्टिव है। ऑल दो नताशा ने उसके लीडर ड्रेकॉब को मारने की कोशिश की। ड्रेकॉब वही था जिसको फिल्म के स्टार्टिंग में एलेक्सी ने वो फ्लॉपी डिस्क दी थी। ड्रेकॉब ने ये रेड रूम स्टार्ट किया था और यहीं पे वो लड़कियों को पकड़ पकड़ के उनकी ट्रेनिंग देता था। अब खैर जहाँ पे नताशा ने ड्रेकॉब को मारने की कोशिश की थी वहाँ पे उस ड्रेकॉब की छोटी बच्ची भी थी और शील्ड को ज्वाइन करने के लिए उसका मिशन यही था कि उसको ड्रेकॉब को मारना होगा। जब उसने उस बिल्डिंग को एक्सप्लोड किया तब उसमें उसकी बच्ची भी मारी गई और यहीं पे नताशा को ये लगा कि उसकी बच्ची और ड्रेकॉब दोनों वहाँ पे मर चुके हैं। ऑल्दो नताशा भी वहाँ पे उस बच्ची को जानबूझ के मारना नहीं चाहती, लेकिन खैर ड्रेकॉब को मारते मारते उसकी बच्ची भी मर गई। लेकिन तभी येलेना वहाँ पे उसे बताती है कि अभी भी ड्रेकॉब जिंदा है और तभी वहाँ पे बहुत सारे ब्लैक विडोज़ आ जाती हैं उन दोनों को पकड़ने के लिए, लेकिन वो कैसे भी करके वहाँ से निकल जाती हैं। लेकिन तभी वहाँ पे टास्क मास्टर भी आ जाता है। टास्क मास्टर उन पर हमला करता है, बहुत ज़्यादा हमला करता है और इसी बीच येलेना को भी बहुत ज़्यादा चोटें लग जाती हैं। पर नताशा किसी तरह से अपना दिमाग लगा के वहाँ से येलेना को लेकर वहाँ से बच के निकल जाती है और यहाँ पे नताशा को कंफर्म हो जाता है कि ड्रेकॉब अभी मरा नहीं, अभी जिंदा है। अब नताशा और येलेना रिक के पास पहुँचते हैं जो कि उन्हें एक एयरक्राफ्ट प्रोवाइड करता है। अब नताशा ने उसे बहुत कम टाइम दिया हुआ था तो रिक कहता है मैं इतने टाइम बस यही अरेंज कर पाया, तो मुझे थोड़ा और टाइम दे तो मैं इससे बढ़िया एयरक्राफ्ट तुम्हारे लिए ला सकता था, लेकिन खैर अभी यही मिला। इसी के साथ साथ रिक भी वहाँ बताता है कि रॉस भी उसके पीछे पड़ा हुआ है तो इसलिए उसको भी समझ के काम करना पड़ेगा। और वहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एलेक्सी अभी भी जेल में है और वहाँ पे बैक टू बैक सबसे पंजा लड़ा रहा होता है और सबको हरा देता है और उसने अपने शरीर पे बहुत सारे टैटूज भी बनवा लिए हैं। तभी वहाँ पे एलेक्सी को एक मेल आता है जहाँ पे वो मेल को जब खोलता है तो वहाँ पे उसे रेड गार्डियन का ही एक्शन फिगर देखता है। जब वहाँ पे रेड गार्डियन की मुंडी टूट के उसके हाथ में आती है तो उसमें देखता है कि इसमें एक ईयरफोन है। वो जब ईयरफोन को अपने कान में लगाता है तो नताशा उसे वहाँ पे बताती है कि तुम्हें कैसे कैसे निकलना है। तो इतने में वो गार्ड्स को पीटता है जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाती है एंड रेड गार्डियन वहाँ से भागना शुरू कर देता है। और वहीं पे नताशा और येलेना हेलीकॉप्टर लेके वहाँ पे ऊपर पहुँच जाते हैं। वेट करते हैं कि रेड गार्डन या फिर एलेक्सी वहाँ पे आएगा और हम उसे लेके चले जाएंगे। लेकिन इसी बीच वहाँ पे कोई एक सिक्योरिटी गार्ड उन्हें ट्रेस कर लेता है जिसकी वजह से नताशा को खुद वहाँ पे एक्शन में आना पड़ता है और वो सारे सोल्जर से लड़ते लड़ते एलेक्सी को वहाँ से लेके चली जाती है। और आगे नताशा और येलेना उससे पूछते हैं कि रेड रूम कहाँ पे है और वहाँ पे एलेक्सी बताता है कि जनरल ड्रेकॉब जो कि सिर्फ नाम का दोस्त है उसने मुझे धोखा दे दिया था, इस वजह से मैं जेल में ही फंसा रह गया और मेरी किसी ने मदद नहीं की और मुझे ये भी नहीं पता कि रेड रूम कहाँ पे है। तो वो कहता है कि क्यों ना तुम मेलिना से जाके पूछ लो। तो नताशा और येलेना चौंक जाते हैं और उसे वहाँ पे पूछते हैं कि मेलिना अभी भी जिंदा है। तो वहाँ पे एलेक्सी कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स वो अभी भी जिंदा है और वो अभी भी रेड रूम के लिए काम करती है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि वो तीनों पहुँच जाते हैं मेलिना के पास जो कि एक फार्म हाउस में रहती है। उसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली थी जिसकी वजह से वो सूअरों का माइंड कंट्रोल कर सकती थी और उनका माइंड कंट्रोल करके उन पर टेस्टिंग कर सकती थी। और यहाँ पे जब वो सारे लोग यूनाइट होते हैं तो आपसी मतभेद जितने भी होते हैं वो सारे बाहर निकल के आने लगते हैं और वहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। येलेना और नताशा बेसिकली वहाँ पे तो विक्टिम्स थे क्योंकि वो लोग उनके असली में पेरेंट्स थे ही नहीं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते एक दूसरे पे चीखते चिल्लाते हैं, लड़ते हैं। और यहीं पे मेलिना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि मैं जैसे भी थी ठीक थी, माई मदर वॉज क्लोजेस्ट टू मी, जो आप मेरी मॉम मिली ना, आप मेरे लिए सब कुछ थी। और अब मुझे पता चला कि मेरे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा एक फेक था, एक झूठ था और कुछ नहीं। वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोने लगती है और वो ये चीज़ कहते कहते एक कमरे में जाकर रोने लगती है। उसके पीछे पीछे एलेक्सी भी आता है उसको संभालने के लिए। तो वहाँ पे नताशा और मेलिना जब बात कर रहे हैं वहाँ पे नताशा को पता चलता है कि नताशा के जो असली मॉम डैड थे उन्हें मार दिया गया था। ड्रेकॉब ने उसके रियल मदर एंड फादर को मार दिया था, इसलिए फिर वो उस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट की गई थी रेड रूम के लिए। लेकिन मन ही मन नताशा और मेलिना यही चाहते थे कि एक्चुअली में ये उनकी रियल फैमिली होती। वो लोग भले ही कैसे भी थे लेकिन वो रियल फैमिली चाहते थे। आगे हम देखते हैं कि मेलिना बताती है नताशा को कि उसको रेड रूम ट्रेनिंग के 4 स्टेजों से गुजरना पड़ा था। उसे केवल एक लैब एक्सपेरिमेंट, एक लैब रैट की तरह ट्रेन किया गया था। आगे फिर ये भी पता चलता है कि मेलिना ने ऑलरेडी रेड रूम को अलर्ट कर दिया एंड वो कभी भी आते ही होंगे। ऑन द अदर हैंड रेड गार्डियन पूरी कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से येलेना को समझाने की, उसे मनाने की प्यार से, और वो अपना प्यार उसके लिए प्रूव करना चाहता था कि उसने एज अ फादर ही उन दोनों बच्चों को ऑलवेज ट्रीट किया है। और वो ये भी कहना चाह रहा था कि उसका प्यार सच्चा है दोनों बच्चों के लिए। लेकिन तभी वहाँ पे रेड रूम के जितने भी ब्लैक विडोज सब वहाँ पे आ जाती हैं और उन्हें पकड़ के ले जाती हैं। अब होता क्या है कि ड्रेकॉब मेलिना को थैंक कर और उससे कहता है कि जैसा मैंने तुम्हें हमेशा कहा तुमने वैसा ही काम किया, तुम बहुत ही अच्छी हो। और फिर वहाँ पे हमें पता चलता है कि नताशा ने और मेलिना ने फेस मास्क टेक्निक के ज़रिए अपना फेस चेंज कर लिया था और अलग अलग पोजीशनों में पहुँच गई थी और उन्होंने पर्पसली खुद को कैप्चर करवाया था।
और फिर वहाँ को नताशा को ये भी पता चलता है कि टास्क मास्टर जो है वो ड्रेकअप की वही बेटी है जिसको उसके साथ बिल्डिंग में मरता हुआ उसने समझ लिया था। उसका नाम होता है एंटोनिया। दरअसल वो मरी नहीं थी, उसका बस फेस थोड़ा सा जल गया था और उसने अपनी बेटी को ही टास्क मास्टर बना दिया था। एंड वो किसी को भी मिमिक कर सकती है, उसके फाइटिंग स्किल्स कॉपी कर सकती है। और ड्रेकअप ने अपने बेटी के पीछे एक चिप लगा दी थी जिसकी वजह से वो उसे कंट्रोल कर सकता था और वो एक परफेक्ट सोल्जर बन गई थी। नताशा ऑन द अदर हैंड जब ड्रेकअप को मारने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि हर ब्लैक विडो के अंदर एक फेरोमोन नर्व फीड कर दी, जिसकी वजह से वो ड्रेकअप को चाहे भी तो नहीं मार सकते। चाहे वो गन उठा ले, चाहे तलवार उठा ले, वो नहीं मार सकते। और इसी तरीके से ड्रेकअप दुनिया भर में जितनी भी ब्लैक विडोज घूम रही सबको कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे नताशा जानबूझकर ड्रेकअप को उस पर हमला करने के लिए उकसाती है ताकि ड्रेकअप को गुस्सा आए और उसे मारे। वो चाहती है कि किसी तरीके से जो फेरोमोन नर्व है वो डैमेज हो जाए ताकि वो ड्रेकअप को मार सके। लेकिन जब ड्रेकअप फेल हो जाता है तो नताशा खुद ही अपना सर टेबल पे मारती है जिसकी वजह से वो नर्व डैमेज हो जाती है और फिर वो ड्रेकअप पे हमला करना शुरू कर देती है। और ऑन द अदर एंड जो बाकी सब लोग थे वो भी कुछ ना कुछ कर ही रहे थे। रेड गार्डियन एंटोनिया से फाइट कर रहा था। मलिना ऑन द अदर हैंड उस शिप का इंजन फोड़ने की कोशिश करती है जिस शिप में वो लोग प्रेजेंट है और उसमें कामयाब भी हो जाती है। वो पूरे शिप के इंजन को डिस्ट्रॉय कर देती है कि वो प्लेन क्रैश करने लगे और वो चीज़ में सक्सेसफुल भी हो गई थी। अब धीरे धीरे जिस शिप में वो लोग प्रेजेंट है वो नीचे गिर रही होती है। अब येलेना ये काम कर रही होती है कि वो रेड डस्ट के जरिए जितने भी ब्लैक विडोज सबको नॉर्मल कर रही होती है ताकि वो ड्रेकअप के चंगल से छूट जाए। अब होता क्या है, नताशा जब ड्रेकअप को मार रही होती है तो वहाँ पे सारी ब्लैक विडोज आ जाती है और नताशा पे हमला करना शुरू कर देती हैं। कुछ समय तक ब्लैक विडो संभाल लेती है लेकिन उसके बाद वो सारी ब्लैक विडो उस पर हावी होने लगती हैं। नताशा बहुत लड़ती है उन सारी ब्लैक विडोज से और अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती है, लेकिन तभी येलेना आ जाती है और वहाँ पे रेड डस्ट फेंक देती है जिसकी वजह से जितनी भी ब्लैक विडोज थी वो नॉर्मल हो जाती हैं। अब जैसे जैसे शिप नीचे गिर रही थी नताशा उसकी वजह से तुरंत कंट्रोल रूम में जाती है और दुनिया भर में जितनी भी ब्लैक विडोज सबको नॉर्मल कर देती है। यहाँ पे एलेक्सी और मेलिना किसी तरीके से एक एयरक्राफ्ट में जाके बैठते हैं और वो अपनी दोनों बेटियों को इंतजार कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें कोई भी रेफरेंस नहीं मिलता उनका। पूरी की पूरी शिप नीचे गिर रही इसलिए उन्हें भी अपना एयरक्राफ्ट उड़ाना पड़ता है। और दूसरी तरफ हम देख रहे थे जब शिप गिर रही थी तो ड्रेको अपने कुछ साथियों के साथ जाके एक प्लेन में बैठ गया था, लेकिन येलेना वहाँ पे उस प्लेन और उस हेलीकॉप्टर को उड़ा देती है जिसकी वजह से ड्रेको और उसके सारे गार्ड्स मर जाते हैं वहीं पे। ऑन द अदर एंड नताशा जाके येलेना को भी एक पैराशूट दे देती है ताकि वो सेफली लैंड कर ले। ऑन द अदर एंड टास्क मास्टर भी नताशा के साथ सेफली नीचे लैंड करती है। नीचे पहुंचते ही उन दोनों के बीच में फिर से लड़ाई शुरू होती है, लेकिन इस बार कैसे भी करके नताशा ने उसके हेलमेट को निकाल दिया था जिसकी वजह से वो फिर से नॉर्मल हो गई थी। तो उसके सामने वो रेड डस्ट वाली लिक्विड को ब्लास्ट कर देती है, फिर से एंटोनिया अपने आप नॉर्मल हो जाती है। बेसिकली सारी की सारी सिचुएशन ठीक हो चुकी है, एंटोनिया भी नॉर्मल हो चुकी है, दुनिया में जितनी भी सारी ब्लैक विडोज है वो भी नॉर्मल हो चुकी हैं, ड्रेकॉप मर चुका है, उसकी शिप ब्लास्ट हो चुकी है। अब चारों यानी कि पूरी फैमिली एक दूसरे के साथ यूनाइट करती है। लेकिन तभी वहाँ पर रॉस आ जाता है और वहाँ पर एलेक्सी मेलिना और येलेना को लेकर वहाँ से चला जाता है और जितनी ब्लैक विडो सबको वहाँ से लेकर चला जाता है और ब्लैक विडो वहीं पे रहती है और उस इंतज़ार करती है ताकि रॉस आके उसे अरेस्ट कर ले। अब उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 2 हफ्ते बीत चुके हैं और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नताशा रोमानोव अब रिक के पास पहुँचती है और फिर जब वो अपना हेलमेट हटाती है तो उसका हेयर स्टाइल ब्लॉन्ड हो गया। मतलब ये इन्फिनिटी वॉर का टाइम का है, यानी कि जैसे वो इन्फिनिटी वॉर में दिखती थी वही कहानी यहाँ से शुरू हो रही थी। और इस बार रिक उससे कहता है कि अगर तुम मुझे थोड़ा टाइम और पैसा और दोगे मैं तुम्हारे लिए ऐसा भी शिप ला दूंगा। एंड हम सामने देखते कि नताशा के सामने एक क्वीन जेट है। अब नताशा उस एयरक्राफ्ट को लेकर वहाँ से चली जाती है बाकी जितने भी एवेंजर है सबको बचाने के लिए। अब आगे हमें पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की आगे की टाइमलाइन की हमें दिखाया जाता है, जहाँ पे येलेना नताशा रोमानोव की ग्रेव के पास खड़ी होती है और फिर वहाँ पे वैलेंटीना पहुँचती है, वही वैलेंटीना जिसने यूएस एजेंट को वहाँ पे सूट दिया था जिसका नाम होता है जॉन वॉकर। फिलहाल हमें पता चलता है कि येलेना वैलेंटीना के लिए काम करती है और वो कहती है कि नेक्स्ट जो तुम्हारा टारगेट है वो है ये, इसी की वजह से तुम्हारी बहन की मौत हुई थी। और फिर वहाँ पे हमें क्लिंट बार्टन यानी कि हॉकआई का फ़ोटो दिखाया जाता है और यहीं पे ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, नए हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।